हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने यूनिट सेकंड कंप्लीट की थी। इस वीडियो से हम करेंगे यूनिट थर्ड स्टार्ट, जिसका पहला टॉपिक जो है ये आता है मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व में पाए जाने वाले कुछ मुख्य इकोसिस्टम्स के बारे में और उनके बारे में सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इकोसिस्टम्स आर फंक्शनल यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया। इकोसिस्टम जो होते हैं या पारितंत्र जो होते हैं ये कार्यात्मक इकाइयाँ होती है जिनके अंदर लिविंग थिंग्स यानी जीवित जीव जो है वो उपस्थित होते हैं किसी दिए गए एक क्षेत्र के अंदर। इसके साथ में नॉन लिविंग यानी निर्जीव पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स, इनमें रासायनिक तथा भौतिक कारक जो है वो उपस्थित होते हैं जो कि एनवायरनमेंट या पर्यावरण के होते हैं। लिंक्ड टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो, और ये सभी जो कारक है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं जो कि न्यूट्रिएंट साइकिल या पोषक चक्रों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और एनर्जी फ्लो के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इकोसिस्टम्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स या प्राकृतिक जो पारितंत्र पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। दीज ऑपरेट बाय देमसेल्व, ये जितने भी इकोसिस्टम होते हैं ये स्वयं ही यानी अपने आप ही संचालित होते हैं अंडर नेचुरल कंडीशंस, जो कि प्राकृतिक जो कंडीशंस होती है या स्थितियाँ होती है उनके अंतर्गत ये सभी अपने आप ही स्वतः चलते हैं विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन, और मानव के द्वारा किसी भी प्रकार का इसमें बड़ा इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता है, यानी बिना मानव के इंटरफेरेंस से ही ये जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं ये स्वतः ही चलते रहते हैं। बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैबिटेट दीज आर फर्दर डिवाइडेड एज, तो इनके अलग प्रकार के जो या विभिन्न प्रकार के जो हैबिटेट या आवास होते हैं उनके आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। पहला आता है टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पारितंत्र, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, यानी कि वन पारितंत्र, घास स्थल का पारितंत्र और मरुस्थलीय पारितंत्र। दूसरे प्रकार के आते हैं हैबिटेट के आधार पर एक्वेटिक यानी जलीय पारितंत्र, विच इज़ फर्दर डिस्टिंग्विश्ड एज, जो कि आगे और विभाजित किए गए हैं। एक्वेटिक दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जलीय, इसके अंदर जो है ये हो सकता है लॉटिक इकोसिस्टम, जिसमें स्प्रिंग, स्ट्रीम और रिवर्स यानी नदियाँ, झरना, ये सभी जो स्रोत होते हैं ये लॉटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं। दूसरे आते हैं लैंटिक इकोसिस्टम, जिसमें लेक्स यानी झीलें, पॉन्ड और पूल्स एक्सेट्रा ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी स्थिर जल वाले जो हैं वो लैंटिक होते हैं और जिनमें जल बह रहा होता है वो लॉटिक इकोसिस्टम्स होते हैं। सेकंड आता है इसमें मेराइन यानी समुद्री पारितंत्र, इसमें सभी ओशंस जो हैं जो डीप बॉडीज हैं इनमें आते हैं, और एस्चुरीज आते हैं इसके अंतर्गत जो कि शैलो बॉडी होते हैं, यानी उतले जल के जो जल स्रोत होते हैं या समुद्र होते हैं ये कहलाते हैं एस्चुरीज। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत पहला जो इकोसिस्टम आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारितंत्र, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द फॉरेस्ट आर नेचुरल प्लांट कम्युनिटी विद डोमिनेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वन जो होते हैं ये प्राकृतिक पादप की कम्युनिटी या समुदाय होते हैं जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पादपों की डोमिनेंस या अधिकता इनमें पाई जाती है। तो जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पीय पादप अधिक पाए जाते हैं। ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स आर प्रेजेंट इन प्लेंटी, तो इनके अंदर पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, शुप है, ये सभी और क्लाइंबर्स यानी जो बेल होती है, जो चढ़ने वाले प्लांट्स होते हैं, ये सभी जो है अत्यधिक मात्रा में इनमें वनों में उपस्थित होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज, तो वन के पारितंत्र जो हैं वो अधिकांश उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक पाए जाते हैं। इन इंडिया
ओनली 10% एरिया इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो भारत के अंदर पूरे क्षेत्रफल का केवल 10% जो भाग है वो वनों से ढका हुआ है, जिसकी अप्रोक्सीमेट जो माप है वो है 30,331 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतने भाग पर जो है भारत में वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले एबायोटिक कंपोनेंट्स या अजैविक पदार्थों की। पहले आते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स, जो कि अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जो इसके हवा तथा मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं। दूसरे आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक पदार्थ या यौगिक, ये भी उपस्थित होते हैं इसकी हवा तथा मिट्टी के अंदर। और तीसरे प्रकार के जो कंपोनेंट्स आते हैं ये है स्कैटर्ड डेब्रिस ऑफ डेड बॉडीज़। तो जितने भी मृत जो शरीर होते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, इन सब के जो अपरद होते हैं ये यहाँ पर इसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। लिटर फॉर्मेशन प्रोसेस इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम या वन पारितंत्र का एक विशेष कैरेक्टर ये है कि इनमें लिटर फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो पाई जाती है। तो लिटर प्रोसेस जो है वो अत्यधिक मात्रा में होती है और इसी के कारण जो है वनों को लगभग 90% ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती रहती है। तो ये लिटर फॉर्मेशन यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है वनों के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत पाए जाते हैं। पहले आते हैं इनमें प्रोड्यूसर्स या उत्पादक। तो ट्रीज ऑफ डाइवर्सिफाइड स्पीसीज, वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स और शर्ब्स। तो प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत इसमें अनेक प्रजातियों के जो पेड़ हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और विभिन्न प्रकार के वनस्पति जो है इसमें आती है और शर्ब्स जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। फॉरेस्ट वेजिटेशन शोज डिस्टिंक्ट स्ट्रेटिफिकेशन। तो फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन होती है या वनस्पति जो पाई जाती है वनों में, ये स्पष्ट तरीके से स्तरीकरण प्रदर्शित करती है, क्योंकि इनके ग्राउंड के ऊपर जो है, ग्राउंड पर छोटी प्रजातियां पाई जाती है, उससे बड़ी प्रजातियां पेड़ों की उपस्थित होती है यहाँ पर, और कुछ पेड़ जो है वो अत्यधिक बड़े होते हैं। तो यहाँ पर स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो वनों के अंदर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता जो है। इसमें आते हैं एंट्स यानी चींटियाँ, स्पाइडर मकड़ियाँ, माइस, चूहे, डियर, जिराफ और एलिफेंट्स। तो ये सभी इनके अंदर शाकाहारी हैं जंतु, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं मांसाहारी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके अंदर बर्ड्स आते हैं, स्नेक्स आते हैं और फॉक्सेज। तो सांप और पक्षी जो कार्निवोर होते हैं, मांसभक्षी, और फॉक्सेज जो कि लोमड़ी जो है, इनके अंतर्गत सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं। वनों के अंदर टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, इनमें टाइगर्स और लॉयंस होते हैं। तो ये शीर्ष उपभोक्ता होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं। इसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स या अपघटक। इनमें अधिकांशतः फंजाई तथा बैक्टीरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बाद नेचुरल इकोसिस्टम्स के अंतर्गत आने वाले दूसरे इकोसिस्टम है ग्रासलैंड इकोसिस्टम या घास स्थल के पारितंत्र। दीज आर फाउंड इन बोथ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार के जो इकोसिस्टम होते हैं घास स्थल के, ये उष्ण तथा शीतोष्ण दोनों ही प्रकार के भागों में पाए जाते हैं जो कि विश्व में उपस्थित है। दिस एरिया कंपेराइजेज ऑफ ग्रासेज। इनका जो क्षेत्र होता है इनमें अधिकांश घास उपस्थित होती है, विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ शर्ब्स एंड ट्रीज। और बहुत ही कम मात्रा में जो है या कम संख्या में जो है इनमें झाड़ियाँ तथा दूसरे पेड़ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अधिकांश जो भाग है वो ग्रासेज के द्वारा कवर किया जाता है। मेन वेजिटेशन इज़ ग्रासेज। तो मुख्य जो वनस्पति है वो घास होती है, लेग्यूम्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं कंपोजिटिव फैमिली के। तो घास के फैमिली में पाए जाने वाले जितनी भी छोटी वेजिटेशन होती है वो सभी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। मैनी ग्रेजिंग एनिमल्स यानी अनेक घास खाने वाले जंतु, हर्बीवोर शाकाहारी, एंड इंसेक्टिवोर यानी कीट भक्षी जितने भी जंतु हैं, आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स।
तो घास स्थलों में इस प्रकार के जंतु जो है वो अधिक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक जो घास स्थल के इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ग्रासलैंड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो एबायोटिक फैक्टर जितने भी है घास स्थल में वो निम्न प्रकार है। पहला आता है इनमें क्लाइमेट, यानी वहाँ का जो क्लाइमेट उपस्थित है वहाँ पर। इसमें आता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एबायोटिक फैक्टर, और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है अब अजैविक कारक है। दैट शेप द इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम को आकार प्रदान करता है। एंड इंक्लूड्स रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड फ्लो, ग्राउंड मॉइस्चर एक्सेट्रा। और इसके अंतर्गत आते हैं रेनफॉल जो बरसात होती है, तापमान है, हवा का प्रवाह है, और सतह पर उपस्थित मॉइस्चर या नमी है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं क्लाइमेट में। नेचुरल ग्रासलैंड्स हैव अ precipitation ऑफ 500 to 900 mm पर ईयर। तो प्राकृतिक रूप से जो घास स्थल है यहाँ पर वार्षिक बरसात की जो मात्रा है यहाँ पर 500 से लेकर 900 मिलीमीटर होती है। तो एक साल में इतनी बारिश यहाँ पर उपस्थित होती है। दिस रेनफॉल मेंटेन्स द मॉइस्चर एंड इंटरेक्ट्स विद द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स ऑफ ग्रासलैंड। तो ये जो रेनफॉल है ये मेंटेन करती है यहाँ की मॉइस्चर यानी नमी को, और इंटरेक्ट करती है एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में और बायोटिक फैक्टर्स के साथ में जो कि इस घास स्थल के अंदर उपस्थित होते हैं। सेकंड आता है इसमें द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो उष्णीय वर्षावन होते हैं। हाउएवर हैव रेनफॉल ऑफ मोर देन 2000 मिलीमीटर पर ईयर। तो ऐसे वनों के अंदर लगभग 2000 मिलीमीटर बारिश होती है प्रतिवर्ष। ग्रासलैंड्स कैन अकर इन हाई रेनफॉल एरियाज़। तो जो घास स्थल होते हैं वो अधिक बारिश होने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वेयर अदर ग्रोज आर नॉट दैट सक्सेसफुल ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और वहाँ पर जो है दूसरे ग्रोथ जो होते हैं वेजिटेशन के वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बरसात होती है, लेकिन वहाँ पर जो है घास जो है इनमें सर्वाइव करती है, तो इसलिए वहाँ पर घास स्थल उपस्थित होते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ग्रासलैंड रेंज फ्रॉम कूल टू हॉट समर्स एंड मे इवन रेंज टू आइस इन विंटर इन हायर एल्टीट्यूड्स। तो इनके जो क्लाइमेट होते हैं ग्रासलैंड्स के, तो इन क्लाइमेट का जो परास है ये अत्यधिक ठंडे भी होते हैं और जो है ये गर्मियों के अंदर अत्यधिक गर्म भी हो जाते हैं, और इतने भी ये ठंडे हो सकते हैं और उस परास तक भी जा सकते हैं जहाँ पर इनमें उच्च उत्तुंगता वाले जो क्षेत्र होते हैं यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र जो है, और वहाँ पर अगर घास स्थल उपस्थित है तो वहाँ पर इनमें बर्फ़ भी जम सकती है। तो इतनी जो है वो क्लाइमेट का वेरिएशन यहाँ पर उपस्थित रहता है। टेम्परेचर हैज़ ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब जो टेम्परेचर या तापमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये संपूर्ण विश्व में अलग अलग होता है और बहुत ही बड़ी परास के अंदर ये पाया जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ग्रासलैंड इज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो एवरेज टेम्परेचर या औसत तापमान जो पाया जाता है घास स्थलों में ये 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक इनके बीच मध्य में उपस्थित होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।